हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व, और इसी में हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा था, क्लियर है, उसी को हम लोग बात कर देख रहे थे। और चैप्टर में हमने बात करके देखा था कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर को हम लोग आपका गौर करके बहुत अच्छे से एक एक करके हम सारी चीजों को इसमें गौर करके आपका देख रहे थे। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी का जो 2.4 यूनिट हमने कल आपके प्रारंभ की थी कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी कि जिन श्रमिकों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर किसी दूसरे जगह पर ले जाया गया, उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसकी जो पहली यूनिट्स थी यहाँ तक हम लोग अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा यही क्वेरी होती है कि जितने बच्चों ने अभी तक इसमें पूरा चैप्टर को अच्छे से बैठे क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर किसी कोई अपनी क्वेरी है, चलिए ध्यान दें सामने आप सभी। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक एक करके देखते हैं कि क्या। देखिए 19वीं सदी में भारत और चाइना के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं के काम के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। अब कह रहे हैं कि जो आपका, आप इनको देखोगे बेसिकली जो 19वीं आपकी सदी थी, आप देख चुके हैं ये आधुनिक युग की, नई टेक्नोलॉजी की आपकी युग की आपकी शुरुआत थी। इसी में जो भारत और चाइना के जो आपके मजदूर थे, इन सभी लाखों मजदूरों को कहां ले आया गया? बागानों और खदानों में, रेलवे निर्माण आपकी परियोजनाओं के लिए, इन्हें काम करने के लिए लेबर पावर के रूप में इनको दूर दूर देशों में आपका ले जाया गया। आप देखते हैं कि ये श्रीलंका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, कुछ को यूरोप में भी ले जाया जाता है, ठीक है। और सब इनको जबरदस्ती, जब आप पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था कि किस तरह से बंधुआ मजदूर बागानों से निकलकर भाग रहे थे और आखिर तक वो पोर्ट में जहाज न चलने की वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। देख रहा होगा आपने। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के तहत ले जाए जाते थे। यानी कि अगर कोई श्रमिक देश से बाहर काम करने के लिए जा रहा है तो एक क्या था, खास तरह का उनके साथ अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट जो था ब्रिटिश सरकार आपका करती थी। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि काम करने वाले और काम कराने वाले दोनों के बीच एक संबंध सह पत्र होता है, जिनमें कुछ बातें उसकी लिखी जाती हैं जो काम करने वाला है, कुछ रूल रेगुलेशन अपना कंपनी लिखाती है और दोनों के म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से साइन हो जाता है। फिर उसके बाद चीजें होती हैं। इन अनुबंध में यह शर्त होती है कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागानों में 5 साल से काम कर रहे हैं तो वह स्वदेश लौट सकते हैं। यानी कि क्या नियम है, अगर आपको कम से कम अगर आपने बागान में 5 साल काम किया है तो 5 साल काम करने के बाद आप कहां लौट सकते हैं? अपने देश जो है स्वदेश आप लौट सकते हैं। ये ऐसा नियम था इस कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपका पेपर था उसमें कि आप क्या कर सकते हैं? लौट सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। कहां कहां जा रहे थे? उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्वी इलाका है वहां से, बिहार और मध्य भारत यानी कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो आपका रीजन है वहां से, और आपके तमिलनाडु से जो आपका सूखा जो आपका ड्राई एरिया है वहां से मजदूर क्या होते थे आपका, ये सारे मजदूर जो थे आपका जाते थे। और कह रहे हैं कि 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, कह रहे हैं जो कुटीर उद्योग हैं वो खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। भाड़ा मतलब जो आपका रेंटेड जो आपके जमीन ली गई थी लीज पर, जो उनका किराया था वो भी क्या था आपका बढ़ चुका था। खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे कटाई पर जमीन तो लेते थे
लेकिन उन्हें भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा आपके चढ़ने लगता था, काम की तलाश में उन्हें अपने घरबार छोड़ने पड़ते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह यानी कि जो आपके कैरेबियन जो आपकी कंट्री हैं, क्लियर है, वहां पर ले जाया गया था। यानी कि बेसिकली बात करूं तो दक्षिण अमेरिकी जो आपके महाद्वीप हैं वहां पर ले जाया गया था भारतीय मजदूरों को। कहां कहां था? त्रिनिदाद, गुयाना, आपका सूरीनाम, मॉरिशस और आपका फिजी। अगर आप मॉरिशस में देखोगे तो हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी और मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मिनी इंडिया किसको कहते हैं तो आपका मॉरिशस को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मॉरिशस में जो है बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू रहते हैं। फिजी में भी अच्छे खासे हैं, सूरीनाम में भी आपको अब क्या मिलेंगे, इंडो अमेरिकन मिलेंगे, खास करके जो अमेरिकन है और इंडियन है आपका मिक्स हो गए अब तो वहां। तमिलनाडु अप्रवासी सिलोन मतलब श्रीलंका में मिलेगा। तमिलनाडु के जो लोग हैं वो कहां मिलेंगे? श्रीलंका में। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन, ध्यान रखना है। मलाया में जाकर काम करते थे। मलाया मतलब है मालदीव, जावा, सुमात्रा वाला जो पार्ट है इसको मलाया कहा गया है। आप देखेंगे वहां एक आपको जल संधि मिलेगी, मलाया जल संधि, तो उसके पास पड़ोस के जो आपके क्षेत्र है वहां भी अंग्रेजों पर का पूरा आपका क्षेत्र था। तो भारतीय मजदूरों को कहां ले जाया गया? जो आपके कैरेबियन द्वीप है वहां आपके तमिलनाडु के जो लोग थे उनको कहां? श्रीलंका में, मलाया में जाकर ये लोग काम कर रहे थे, तो इनको वहां शिफ्ट कर रहे थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए भेजा गया और बहुत सारे को कहां भेज दिया गया जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आए थे? असम। और असम में आप जानते हैं कि जो असम का शिवालिक हिमालय वाला पार्ट है या मिड हिमालय वाला जो पार्ट है वहां पर चाय का प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है और चाय की जब आपकी प्लांटेशन हुई तो वहां अब देखिए चाय के लिए नियम है कि चाय की पहली कंडीशन ये है कि जो मिट्टी हो ढालदार हो, तो वहां उनको मिल गई। अब उन्हें चाय के प्लांटेशन कराने के लिए, चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जितने क्षेत्र थे, चाहे आपका मध्य भारत रहा हो और अन्य क्षेत्र थे, उन सब को वहां के मजदूरों के साथ एक अपना एग्रीमेंट किया और उनको कहां भेज दिया? असम। असम बागानों में चाय तोड़ने के लिए। क्लियर है? अब देखिए एक इमेज हमको दिखाई गई है। अब ये भारतीय मजदूर हैं बेचारे और इनको कहा गया है त्रिनिदाद में कोकोआ मतलब जो कॉफी के बीज होते हैं ना, कॉफी के बीज यानी कॉफी के बागानों में काम करने के लिए आपका भेजा गया था। ये उसकी फोटो है। अब देखिए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उत्पादन होता है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने का बड़ा बोलबाला है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, खास करके अगर मैं बात करूं जो आपका पूर्वी जो आपका तट है वहां पर चावल का बहुत बड़ा आपका प्रोडक्शन है। कहीं पर कहवा का है, कहीं चाय का, कहीं रबड़ का। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि इनको किस तरह से वहां उनको प्लांटेशन के लिए ले जाया गया था। तो एक बार इसको देख लें आप 30 सेकंड के लिए। इसमें कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया? आगे बढ़ जाएं? चलिए अब देखिए मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। अब जो भी आपके बड़े बड़े बागान मालिक होते थे तो वो थोड़ी करते थे। उन्होंने क्या कर दिया, कुछ एजेंट लोग को वो लोग क्या करते थे, आपका हायर कर लिया करते थे। और एजेंट का काम था मालिक को जितने बागान मजदूरों की आवश्यकता होती थी, जो एजेंट को आप बोलते हैं मीडिएटर, जो आपका मध्यस्थ होता है, तो वो क्या करता था, काम करने वाले लोगों की व्यवस्था करता था। अब देखिए बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में रहने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। अब गांव में क्या होता था, उनका उत्पीड़न होता था। वहां के जमींदार, वहां के वर्ग लोग और जो उनकी गरीबी थी उससे बचने के लिए लोगों ने सोचा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो लोग हमारा उत्पीड़न करेंगे, मारपीट करेंगे, हम गरीब वैसे हैं तो हमें तो यहाँ भी काम करना है और वहां भी करना है। तो कम से कम अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं तो कम से कम हमें काम के बदले कुछ खाने पीने को तो मिलेगा। तो लोग क्या होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं
और एजेंट भी भावी आप्रवासी को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देता था। अब उनको बहला फुसला कर झूठी जानकारी देकर कि आपको ऐसा मिलेगा वैसा होगा, उनको वहां से ले आता। कहा जाना है यात्रा के क्या साधन होंगे, क्या काम होगा और नई जगह पर वह जीवन के हालात कैसे होंगे, इसके बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती थी। कि आपको कहां पर लेकर जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं देते थे। आपको कहां पर काम मिलेगा, यात्रा किस माध्यम से होगी, काम क्या है, नई जगह कैसी है, इसके बारे में एजेंट लोग कुछ भी नहीं बताते थे लोगों को। क्लियर है? ताकि अगर बता दिया तो शायद वो काम पर नहीं जाएंगे। ठीक। बहुत सारे आप्रवासी को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। अब पता लगा कि ये नहीं जाएगा और इसके चक्कर में 10-15 और आदमी नहीं जाने वाले हैं, क्लियर है, तो वो क्या करता था, उसको किडनैप किया और अपने साथ ले लिया। तो सोचिए, काम श्रम कराने की आखिर में क्या क्या जो आपकी कंडीशन है, वो एजेंट क्या कर रहे थे, हर लिमिट, हर चीजें वो आपकी क्रॉस कर रहे थे। किसके लिए? केवल इसी चीज के लिए कि जो काम उनको कराना है, जो मीडियम उनको चाहिए, वो उनको मिल सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास्ता प्रथा का नाम दिया। क्या नाम मिला इसका? नई दास्ता प्रथा हमारे सामने निकल कर आई, जिससे अनुबंध के रूप में लोग क्या होते थे, मिलते थे। एक दास्ता वो थी कि आपने किसी को पैसे में खरीद लिया और अपना दास बना लिया, और ये भी एक नई दास्ता थी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया और आपने अपने से बंधुआ मजदूर बना लिया। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि जैसे हमें उम्मीद कर रहे थे वैसी हालत नहीं है। नई जगह की जीवन तथा कार्य स्थिति कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर के भी नहीं थे, यानी कि उनके पास कोई भी लीगल जो राइट्स है वो ऐसे कुछ नहीं थे। जो उनको था, कोई प्रोविजन नहीं था जीवन के लिए, और कार्य की स्थिति कठोर थी। क्लियर है? इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अक्सर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन पे भारी सजा दी जाती। अब जो वहां से भागते तो भागने के बाद उनको पकड़ लिया करते थे, और पकड़ने के बाद फिर उनको क्या देते थे, भारी सजा देते थे। कौन? जो लोग भागते थे। बहुत से ने तो अपनी पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोजे। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस में एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया। इस मेले को होसे यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर जाना जाता है। सभी धर्म व आपके नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता रफिया निवाद नामक धार्मिक विद्रोह, जिसे जमैका के रेगंगा गायक बॉब मार्ले ने व्याख्याति के शिखर पर पहुंचाया था। क्या पहुंचाया था? अब आपने एक देखा होगा, एक सिंगर रहे हैं, बड़े फेमस हैं, बॉब मार्ले, जमैका के हुए हैं बॉब मार्ले, और इन्होंने क्या पहुंचाया, इसको एक विश्व व्याख्याति पर पहुंचाया। में भी भारतीय प्रवासी और कैरेबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक जो थी हमें देखने के लिए जो है इसमें मिल जाती है। आप कह रहे हैं आगे कि आपका त्रिनिदाद और गुयाना के मैसूर जो आपकी फेमस चटनी म्यूजिक ने भी भारतीय प्रवासी को वहां पहुंचने के सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही एग्जाम्पल है। संस्कृति समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उद्गम की प्रक्रिया के अंग थे। ये ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल चुकी थी, उनकी मूल पहचान विशिष्ट गुम हो गई थी और बिल्कुल नया रूप सामने आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी चीजें जो हैं बिल्कुल सामने आ रही थी।
यानी कि एक वो लोग थे जो यहाँ से भारत से गए थे और अपनी संस्कृति थी, लेकिन लोगों ने वहां अपने जीवन के लिए अपने आप को अनुकूल बनाया और वहां की परिस्थिति में ढलना शुरू किया। वही परिस्थिति क्या बनती चली गई, उनके लिए फेवरेबल होती चली गई और लोग वहां के कल्चर में, मुहर्रमों में और वहां के कुछ अब ट्रेडिशनल चीजों में भाग लेना शुरू कर दिए और लोग वहां क्या हो गया आपका उसमें इंटरफेयर करने लगे। इस तरह से लोगों ने अपना जीवन को जीना शुरू किया। क्लियर है? तो इतना एक बार इसको गौर करके अच्छे से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे क्या स्टोरी है। तो थोड़ा सा एक बार जितना हमने पढ़ा है इस पूरे को एक बार गौर करके देख लीजिए, क्योंकि फिर जो है आपका इसमें आगे चलते हैं। कुछ पूछना हो कुछ भी इसमें मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए एक बार। 30 सेकंड के लिए आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी कहीं किसी स्टेप में आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब कह रहे हैं कि ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटे। यानी कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था वो भी लोग क्या नहीं आए, वापस नहीं आए। जो वापस लौटे उन्हें भी अधिकांश केवल कुछ ही समय बिताकर अपने ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण से इन देशों में भारतीय मूल लोगों की संख्या काफी ज्यादा पाई जाती है और यही कारण है कि यहाँ जो है भारतीय मूल लोगों की संख्या जो है आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। मैंने अभी क्या बताया था आपको, थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि आप ये क्षेत्र देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? आप जाइए तो सही इन देशों में, आपको कुछ डिफरेंट नजर ही नहीं आएगा। आपको कुछ सेम कल्चर, आपको रहन सहन, इस तरह के मंदिर मस्जिद सब कुछ आपको मिलेंगे। आपको लगेगा नहीं हम तो विदेश में है ही नहीं बल्कि भारत की किसी गली में घूम रहे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन है वो। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS न्यायपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिवरन चंद्रपाल और रमनेश्वर शरण का नाम सुना ही होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके नाम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वे भारतीय से अनुबंधित मजदूरों के वंशज हैं। यानी कि इनके कभी जो बुजुर्ग थे, जो पहले थे बड़े, वो क्या थे, यहाँ आपका अनुबंधित आपके श्रमिक के रूप में उन्होंने भारत में काम किया है। क्लियर है? क्या किया है? भारत में काम किया है। तो उसी की वजह से क्या है, ये लोग वहां रह गए और वहां के मूल हो गए और मूल हो जाने की वजह से ही इस तरह के नाम वहां देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे कि उनकी राय में बहुत सारे अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। कह रहे हैं जो ये एग्रीमेंट के माध्यम से जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया, तो जो हमारे नेता थे, यानी कि देखिए जब राष्ट्रीय आंदोलन उग्र हो रहा था तो वो हर विषय पर, मुद्दे पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने इस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की जो बात कही थी, उन्होंने इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया कि ये मानवता के खिलाफ है। कैसा है? मानवता के खिलाफ है और ये व्यवहार भारतीयों के साथ जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये अपमानजनक और क्रूर व्यवहार है। कैसा है? बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था है। ठीक, इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधक श्रमिकों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचने अल्पसंख्यकों का जीवन बिताते रहे। वहां के लोग उन्हें आपके कुली मानते थे। अब कह रहे हैं जो आपके कैरेबियन कंट्री के जो मूल लोग थे, जो वहां के वंशज थे, वो इन्हें क्या मानते थे? कुली।
अच्छा, कुली का मतलब क्या होता है? सामान उठाने वाला, काम करने वाला। कुली कौन हुए? जो लोग बाहर से वहां लोगों को लाया गया काम के लिए, उनको कुली कहा गया। उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। न्यायपाल के प्रारंभिक उपन्यासों में विद्रोह और पायनियर जैसे इनके एहसास को खूब देखा जा सकता है। उन्होंने उन एक्सपीरियंस को शेयर किया कि इन लोगों के साथ कैसे जीवन जीते थे, क्या स्थिति थी, उनको समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक पत्र है और ये पत्र है कॉन्ट्रैक्ट, जो अनुबंधित आपका श्रमिकों के साथ आपका कोई कंपनी या फर्म कराती थी, उसका इमेज आपके सामने है, आप इसको देख सकते थे। सारी टर्म कंडीशन उसमें लिखी होती थी। हो गया? इतना आपने देखा? आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें यूनिट है आपका 2.5 है, विदेशों में भारतीय उद्यमी। यानी कि विदेश में जो भारतीय लोग कुछ काम कर रहे थे, कुछ अपना कुछ धंधा कर रहे थे, कुछ फैक्ट्री उद्योग लगा रहे थे, उनको क्या कहा गया? भारतीय उद्यम। अब देखिए, भारत के लोग भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपका ट्रेड करते हैं और विदेशों में भी उनकी फैक्ट्रियां हैं, भले ही हमको उतना बड़े मात्रा में आपका पता ना हो। क्लियर है? आइए थोड़ा सा उस समय की बात हम लोग करते हैं बेसिकली, क्योंकि 19वीं सदी में जो हो रहा था उसी को हम लोग देख रहे थे। चलिए ये देख लिया, अभी हम लोग इसको शुरू करेंगे आपका, लेकिन उससे पहले एक बात, थोड़ा सा आप पीछे नजर दौड़ा लीजिए कि जितना हमने पढ़ लिया है इसमें कुछ पूछना है, कुछ भी मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हमने पीछे पढ़ा हुआ है आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? क्लियर है? अफ्रीका को भी हमने कल इसमें थोड़ी सी बात की थी, कहां से हम शुरू किए थे। और बेसिकली जो हमारा इसमें सेकंड जो आपका चैप्टर है, जो यूनिट्स है इसमें कह सकते हैं आप, उसी को हम लोग देख रहे हैं कि 19वीं सदी, इसी बार हम लोग अपने चैप्टर को लेकर चल रहे थे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़ते हैं इसी में। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए आपके वास्ते मजदूरों की आवश्यकता है, सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। ये वास्ते लिखा हुआ है, लेकिन आपके सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। बड़े बागानों में तो के लिए तो बाजार और बैंक के लिए पैसा लिया जाता है, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होगा? अब देखिए, अगर आपको कोई भी फसल उगानी है, कोई भी आप काम कर रहे, कमर्शियल क्रॉप्स कर रहे हैं, तो आपको सबसे प्राइमरी कंडीशन है आपके पास मार्केट होना चाहिए, बाजार हो, और बाजार के साथ साथ क्या हो कि आपके पास सस्ती लेबर हो, ताकि आपका क्या हो जाए, श्रम सस्ता होगा तो आपको बचत कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब जो बड़े बागान हैं, जो बड़े किसान हैं, अगर उनको कहीं से पैसा चाहिए, आपका पूंजी चाहिए, तो वो कहां से ले सकते हैं? बाजार से उठा सकते हैं। बाजार इन द सेंस जहां पर वो अपने सामान को बेचते हैं, उन साहूकारों से पैसा उठा सकते हैं, या जो बैंक हैं उनसे उठा सकते हैं। लेकिन क्या जो छोटे किसान हैं उनका क्या होगा? वो कहां से पैसा उठाते हैं? छोटे किसान आप देखते होंगे अपने रिश्तेदारों से, अपने पास पड़ोस से, जो आपके बड़े जमींदार हैं उनसे, साहूकारों से, लालाओं से वो क्या करते हैं? ऊंची ब्याज दर पर पैसा उठाते हैं। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं, यानी कि दृश्य का मतलब है सामने आते हैं। हमको पता चलता है कि अपने शिकारीपुरी श्राप यानी कि और नेटुकोडई चितारियों के बारे में सुना होगा। ये बहुत सारे ऐसे बैंकर और व्यापारी में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात मुखी खेती के लिए कर्जा देते थे। यानी कि ये लोग ऐसे थे, दो नाम दिए गए हैं, जो क्या करते थे? मध्य और दक्षिण एशिया के जो लोग आपका ट्रेड करते थे, उन्हें ट्रेड करने के लिए क्या देते थे? वो आपका कर्जा देते थे। क्लियर है? क्या थे ये? ऐसे साहूकार आपके महाजन थे जो लोगों को आपका कर्जा देते थे, बेसिकली आपका ट्रेड करने के लिए, कि आपको व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उसके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्था पद्धति थी। किसी को कहीं भी पैसा चाहिए, एक चैनल के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से वो पैसा आपको प्रोवाइड कर दिया करते थे। यहां तक कि उनकी व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप का भी विकसित कर लिया। अब उन्होंने क्या कर लिया?
एक देसी सिस्टम भी उन्होंने आपका चैनलाइज कर लिया। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी पहुंच जाते हैं। यानी कि जिस तरह से यूरोप में के जो आपके लोग हैं अफ्रीका में जिस तरह से अपना ट्रेड कर रहे हैं, अपना कोलिज्म कर रहे हैं, अब उनके पीछे जो थे भारत के जो आपके व्यापारी और महाजन हैं वो क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जैसे हैदराबादी सिंधी व्यापारी ने तो यूरोपीय निवेश से ही आगे जा निकले। अब कह रहे हैं हैदराबाद के सिंधी व्यापारी थे, अब उन्होंने इस तरह से ट्रेड किया कि यूरोपीय निवेश को आपका पीछा छोड़ दिया और खुद क्या निकल गए, वहां आगे निकल गए। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियल खोल दिया। इन दुकानों को सैलानियों को आकर्षण और स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षा और आरामदेह जलपोतों के लिए यहाँ सैलानी की संख्या दिनों दिन आपकी बढ़ रही थी। यानी कि जिस तरह से यूरोपियन लोग आपका ट्रेड कर रहे थे तो भारतीय जो लोग थे वो भी ट्रेड करने में आपका पीछे नहीं हट रहे थे, पूरी तरह से बढ़ चढ़कर वो आपका हिस्सा ले रहे थे, ताकि जिस तरह से यूरोपियन लोग आपका ट्रेड कर रहे थे अफ्रीका में, तो भारतीय महाजन और भारतीय व्यापारी वर्ग भी वहां धीरे धीरे पहुंच रहा था। अगला देखिए 2.6 यूनिट भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था कि भारत का व्यापार कैसा रहा, भारत में कोलिज्म क्या था और आपका वर्ल्ड लेवल का क्या सिस्टम था, उस पर बात करेंगे। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास, कैसी कपास थी, बारीक कपास हमारे यहाँ होती थी और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। यानी जितना भी कॉटन आपका कपास होता था, खास करके उसकी क्वालिटी थी हमारे यहाँ बारीक रेशे वाला होता है, तो सब कुछ कहाँ आता था आपका, यूरोप के जितनी भी और कंट्री हैं जैसे जर्मन वगैरह, आज भी भारत का आप सोच के देखिए लगभग 80% जो हमारा कॉटन है वो इटली और जर्मन को जाता है, यूरोपीय देशों को, जितना भी हम लोग अपना कॉटन उगाते हैं। ठीक, औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन आपके बढ़ने लगा था। इसी कारण से उद्योग ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगा दे। अब जब वहां आपका प्रोडक्शन होने लग गया तो उनको नहीं चाहिए था क्या, कपास, तो क्या करती वो, उस पर रोक लगा रही थी और स्थानीय लोग उद्योगों की रक्षा करें। स्थानीय उद्योग मतलब जो आपके ब्रिटेन के हैं उनकी उनको सेफ्टी करनी चाहिए। अगर भारत से लगातार आता रहेगा तो हमारे यहाँ की जो आपकी कीमत है वो आपकी गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक, इसीलिए वो क्या करना चाहते थे, अपने घरेलू उद्योग की वो आपका बच्चों सुरक्षा चाहते थे। चलिए अब देखते हैं क्या है उनकी सुरक्षा के मानक, किस तरह से काम कर रहे हैं। फलस्वरूप का मतलब रिजल्ट यह निकला, ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। वहां महीना भारतीय कपास का आयात कम हो गया। अब जो महीन कपास भारत में आ रही थी उसका ट्रेड भी क्या हो गया आपका, कम हो गया, अब उसको नहीं लाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। अब क्या कह रहे थे कि जो कपड़ा हमने बनाया है अब उनको क्या करना पड़ेगा, कहीं तो बेचना है, तो उन्हें बेचने के लिए नए बाजार वो आपके तलाश रहे थे। वो अफ्रीका जा रहे थे, साउथ वेस्ट एशिया जा रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया जा रहे थे, भारत आ रहे थे, चाइना जा रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे और कैरेबियन कंट्रियों में जा रहे थे और अमेरिका जैसे देशों में जा रहे थे, ताकि हमारे द्वारा उत्पादन किया गया कपास का जो कपड़ा है, कॉटन कपड़ा है, इसको कहीं तो बिके। अब भारत में तो उसकी मांग कम है या और देशों में, तो कैसे इसको बेचा जाए, तो उसके लिए वो नए नए चीजें ढूंढ रहे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था कर ब्रिटिश बाजारों की देखभाल की जाने के लिए भारतीय कपड़े दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 दशक तक यह अनुपात केवल 3% रह गया। अब देखिए 1800 में कितना था, 30%,
और विगत 15 साल में कितना घटा, 15, और 70 में कितना हो गया आपका 3%। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो आपका परसेंट था वो आपका ट्रेड का जो आपका निर्यात था वो निरंतर क्या था, आपका गिर रहा था। तो आप इसमें इसे देख सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से इनका जो परसेंट है वो आपका गिर रहा था। देख लिए बच्चों? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। और मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।